अरे ओ नीलम, जरा चाय तो लाओ। अभी लाई मम्मी। मम्मी नहीं, अब जेठानी हूं तुम्हारी। आदत डाल लो इस बात की। आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या रिश्ते की खिचड़ी पक रही है। अब उसको समझाने के लिए आपको मेरी कहानी सुननी पड़ेगी। मेरा नाम रश्मि है। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुई। पिताजी मेरे एक फैक्ट्री में मजदूर थे और माँ गृहिणी। घर का गुजारा काफी मुश्किल से होता था। मेरे स्कूल की इकलौती सहेली का एक बॉयफ्रेंड था। उनकी कहानियां सुनकर मेरा भी मन करता था बॉयफ्रेंड बनाने का। पर मेरे माँ बाप बहुत ही पुराने ख्यालों वाले हैं। माँ कहती थी लड़की बड़ी हो जाए तो ज्यादा बाहर घूमना नहीं चाहिए। यहाँ तक बाजार भी वो खुद ही जाती थी। स्कूल से ले आने और ले जाने का जिम्मा भी पापा का ही था, क्योंकि मेरा स्कूल भी उनके फैक्ट्री के पास जो था। सारा वक्त मुझ पर निगरानी रखते थे, इसलिए मेरे ज्यादा दोस्त भी नहीं बने। मैंने भी इसी वजह से अपने अरमानों को दबा लिया और अपने मन को भी मना लिया कि जो भी मिलेगा शादी के बाद ही मिलेगा। अभी बस 12वीं की परीक्षा खत्म ही हुई थी कि पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी। जिससे मेरी शादी तय हुई थी उनकी उम्र काफी ज्यादा थी। उनकी पहली पत्नी का देहांत कई साल पहले हो चुका था। एक बेटी भी थी उनको, जो मुझसे सिर्फ कुछ ही साल छोटी थी। मुझसे शादी करने के लिए वो मेरे पिताजी को 25,000 नकद देने को तैयार थे। इसलिए पिताजी ने भी बिना किसी झिझक के रिश्ता पक्का कर दिया। आखिर कौन बाप अपनी बेटी को इस गरीबी की नरक में जलने के लिए छोड़ सकता है। शादी तो बिल्कुल ऐसे हुई जैसे चट मंगनी पट ब्याह। बारात कानपुर से सुबह को आई और शाम तक मेरी विदाई हो गई। शादी से पहले कभी शहर नहीं आई थी। बड़ी बड़ी इमारतें, चौड़ी सड़कों पर तेज दौड़ती गाड़ियां और चारों ओर चहल पहल देखकर मेरे मन में बहुत उत्साह जाग गया। लेकिन ससुराल पहुंचकर मेरे अरमानों पर फिर से पानी फिर गया। मेरा मन बहुत निराश हो चुका था। मेरे पति बंसीलाल लगभग 50 साल के हो चुके थे और ऊपर से डायबिटीज की बीमारी। उन्होंने साफ साफ कह दिया मुझे इस घर में ब्याह के लाने का मकसद सिर्फ उनके और उनकी बेटी नीलम की देखभाल थी। मेरे शारीरिक अरमान अधूरे से रह गए थे। नीलम अभी 9वीं में थी और करीब 14 की हो चुकी थी। अब किस्से कहानी तो बहुत होते हैं, सौतेली माँ और बेटी के बीच के अनबन की। मेरे ससुराल में भी कुछ ऐसा ही था। नीलम को बड़ी मुश्किल हो रही थी मुझे अपनाने में और ज्यादातर समय मुझसे बड़ी कड़वी जबान में बात करती थी। उसके मन में अपने लिए वो इज्जत बनाना जैसे नामुमकिन था। पर रिश्ते में माँ होने की खातिर कभी कभी उसे धुतकार देती थी। मैं अपना काम बखूबी करती थी। सुबह उठकर चाय नाश्ता बनाना, साफ सफाई करना, बाजार से चीजें ले आना, ये सब मैं अच्छे से कर देती थी। तो इन सब के बाद मेरे पास बहुत समय रहता था। उस बीच मुझे बाहर जाके आसपास घूमना बहुत अच्छा लगता था। किराने वाले और सब्जी वाले सब बड़े मिलनसार बन गए थे। वो कभी कभी मुझे कुछ सामान मुफ्त में भी दे देते थे। अब घर में इतनी रुखसाई थी तो बाहर मोहल्ले के लोगों का ध्यान और मेरे तरफ का आकर्षण मुझे बहुत रास आता था। नीलम के परीक्षा के बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया था। परिवार अच्छा था, लड़का भी पढ़ा लिखा। नीलम के पापा तो झट से मान गए। अब बंसी जी की और क्षमता नहीं थी कि बेटी को आगे पढ़ा सके। सारे पैसे वैसे भी उनके इलाज में जा रहे थे। उसकी शादी के बाद तो जैसे ये घोड़े बेच के सो गए। किसी और की उन्हें पड़ी ही नहीं थी। फिर एक दिन उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। नीलम को फोन करके तुरंत ही बुला लिया। नीलम अपने जेठ सतीश के साथ थोड़ी देर में ही पहुंच गई। सतीश को पहली बार देखकर ही जो एहसास हुआ वो मैं शब्दों में से बयान ही नहीं कर सकती। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने मदिरा पी ली। सतीश बिजली विभाग में एक बहुत बड़ा अफसर बन गया था। उसने पहले से ही ठान ली थी कि जब तक
वो अफसर नहीं बन जाता तब तक सेहरा नहीं बांधेगा। नीलम के शादी के समय ही वो दिल्ली में बिजली विभाग की परीक्षा दे रहा था। सतीश स्वभाव से काफी मजाकिया और रंगबाज लगा। मुझसे पहली बार मिलते ही वो मेरे साथ हंसी मजाक करने लगा। हम दोनों बड़े कम वक्त में ही एक दूसरे के सामने खुल गए थे। शायद इसीलिए क्योंकि हमारी उम्र में ज्यादा अंतर नहीं था। यहाँ तक कि जब मैं चाय बनाने अंदर किचन में गई तो वो वहां भी आ गया। हमारे बीच काफी अच्छी बातचीत हुई और हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। अगली सुबह जब वो अपने घर लौट रहा था तो हमने एक दूसरे के साथ फोन नंबर शेयर कर लिए। हमारे बीच की छोटी छोटी बातें कब घंटों घंटों चलने लगी पता ही नहीं चला। सतीश की दोस्ती मेरे मन को बहुत सुकून दे रही थी। सोने पे सुहागा तो तब हुआ जब मेरे घर के पास वाले बिजली घर में ही सतीश की पोस्टिंग हो गई। अब तो मिलना रोज ही लगा रहता था। हम दोनों साथ में बहुत सारा समय बिताने लगे। देखते ही देखते कब हम लोग शारीरिक संबंध बनाने लगे पता ही नहीं चला। हर एक पल जैसे जादू सा लगने लगा था। मुझे यकीन हो गया था कि मुझे उनसे प्यार हो चुका है। उन्होंने भी यही बात बताई कि मुझे वो बहुत ज्यादा चाहने लगे। हमें लगता था कि एक दूसरे के बिना समय बिताना जैसे नामुमकिन है। कुछ दिन बाद मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई। डॉक्टर को बुलाया तो उन्होंने बताया कि मैं मां बनने वाली हूं। ये सुनकर बंसी जी बहुत खुश हो गए और मोहल्ले में मिठाई बांटने लगे। मैंने सोचा ये बात मुझे सतीश से कहनी चाहिए, और उसको जब ये बात बताई तो उसकी खुशी का ठिकाना ही ना रहा। और साथ में इस बात की भी चिंता थी कि लोगों को ये बात पता चलेगी तो क्या होगा। अगले दिन इस चीज पर बात करने हम लोग पार्क में मिले। बहुत सोचने के बाद हमने फैसला किया कि हम इस बच्चे को अपने नाम से पालेंगे। सतीश ने कहा ये बात समाज के लोग नहीं समझेंगे तो अच्छा यही होगा कि हम भाग चले। कुछ देर सोचने के बाद मैं चलने को तैयार हो गई। रात को जब बंसी जी सो गए तो सामान बांधकर सतीश से मिलने पहुंची। सतीश ने उसके दफ्तर के पास ही मिलने बुलाया। सतीश ने कहा हम उसके इलाहाबाद वाले क्वार्टर में जाकर रहेंगे। अगले 2 महीने तक सब कुछ ठीक था। हम अपनी दुनिया में काफी खुश थे। फिर एक दिन सतीश के भाई घर पहुंचे। वो उन्हें घर ले जाना चाहते थे। मामला काफी भावुक हो गया था। साथ में ये खबर भी लाए थे कि बंसीलाल को मेरे और सतीश के बीच की बातें पता चल गई हैं और अब वो मुझे तलाक देना चाहते हैं। बात सुनकर मुझे थोड़ी शर्मिंदगी हुई पर ज्यादा राहत मिली। वो नीलम थी जिसको मेरे और सतीश के रिश्ते की बात सबसे पहले पता लगी, क्योंकि उसी ने पहले ये देखा कि हम दोनों एक साथ गायब हैं। हमारे बीच के शारीरिक संबंध की बातें भी नीलम को पता लग चुकी थी। सब कुछ ऐसे हो रहा था जैसे कोई सपना हो। हम कानपुर पहुंचे तो देखा सतीश के घर में बहुत धूम थी। जानकर हैरानी हुई वहां मेरी विदाई की तैयारी चल रही थी। सबने आकर जब मुबारकबाद दी तो आत्मा को बहुत संतुष्टि मिली। आज ऐसा लग रहा था जैसे सारी मुश्किलें खत्म हो गई हैं। नीलम अभी भी कभी कभी दीदी के जगह मम्मी बोल देती है और मैं भी उसे पहले की तरह धुतकार देती हूँ। ऐसी ही चौंकाने वाली सच्ची हिंदी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। प्लीज़ न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई भी अनुभव या ऐसी सच्ची कहानी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, आई एम खुशी फ्रॉम केरला। मेरे जीवन में कुछ रहस्यमय घटनाएं हुई हैं जिन्हें याद करके मैं रोमांचित हो जाती हूँ। ये वास्तविक घटना है। तब हम छोटे से शहर में रहते थे। एक बार हम सभी कार से लौट रहे थे। ये दूरी लगभग 170 किलोमीटर थी। ये दूरी सामान्यतः 4 घंटे में हम अक्सर तय करते थे। शाम का समय था। सूरज लाल गोले जैसा पश्चिम में डूबने की तैयारी में था। मौसम बड़ा सुहाना था।
यात्रा बड़ी अच्छी चल रही थी। मेरे पति कार चला रहे थे। साथ में मेरी 8 वर्ष की बड़ी बेटी व 1 वर्ष की छोटी बेटी कार के पीछे की सीट पर आपस में खेलने में मशगूल थे। तभी तेज आवाज ने हम सभी को भयभीत कर दिया। कार तेजी से आगे बाईं ओर झुकती हुई सड़क पर घिसटने लगी। मेरे पति ने किसी तरह कार को रोका। कार से बाहर आकर हमने देखा कि आगे का बायां चक्का अपनी जगह से पूरी तरह बाहर निकल आया है। कार रिम के सहारे घिसती हुई रुक गई थी। कार का चक्का पीछे सड़क के किनारे पड़ा था। हम हैरान थे कि ऐसा कैसे हुआ। एक भयंकर दुर्घटना से हम बाल बाल बच गए थे। उफ, एक बड़ा हादसा तो टल गया था, पर हम चिंतित थे। शाम ढल रही थी। शहर से दूर सुनसान जगह पर कार कैसे बनेगी? सड़क की दूसरी ओर मिट्टी की छोटी सी झोपड़ी नजर आई, जिसमें चाय की दुकान थी। मेरे पति उधर बढ़ गए। मैं कार के पास खड़ी थी। तभी मेरी नजर कार के पीछे कुछ दूर पर गिरे एक नट पर पड़ी। मैंने उसे उठा लिया। किसी अनजान प्रेरणा से प्रेरित में काफी आगे तक बढ़ती गई। मुझे और भी नट व बोल्ट मिलते गए और मैं उन्हें उठाकर अपने साड़ी के पल्लू में जमा करती गई, जबकि मैं ये भी नहीं जानती थी कि वे किसी काम के हैं या नहीं। मैं जब वापस लौटी तब मेरे पति मेरे लिए परेशान दिखे। तब तक हमारी कार के पास कुछ ग्रामीण इकट्ठे हो गए थे। उसमें एक चप्पल दिखने वाला सांवला कद्दावर व्यक्ति मदद करने आगे आया। उसके चपटे बड़े से चेहरे पर चोट के निशान थे और छोटी छोटी आंखों में जुगनू जैसी चमक। मेरे पास के नट व बोल्ट देखकर वह उत्साहित हो गया। उसने कहा, दीदी जी, आपने तो सारे नट बोल्ट जमा कर लिए हैं। लाइए, मैं आपकी कार बना देता हूँ। मुझे ये काम आता है। तुरंत उसने कुछ ब्राह्मणों को पास के गांव से कुछ औजार लाने भेज दिया। उसके दीदी संबोधन और ग्रामीणों पर प्रभाव देखकर हमें तसल्ली हुई। चलो, अब कार बन जाएगी। मेरे पति ने मुझे और बच्चों को चाय की दुकान पर बैठाकर चाय दिलवाई और स्वयं कार ठीक करवाने लगे। चाय वाला मुझसे बार बार कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। चाय वाले ने मुझसे फुसफुसाते हुए कहा, आप यहाँ मत रुकिए, अब रात भी हो रही है, आपके साथ बच्चे भी हैं, तुरंत यहाँ से चले जाइए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसे बातें क्यों कर रहा है। चाय वाले ने फिर मुझसे कहा, वह व्यक्ति बड़ा खतरनाक है जो आप लोगों की सहायता कर रहा है। यहाँ पर होने वाले ज्यादातर अपराधों में यही शामिल होता है। हाल में हुए हत्या का आरोपी है। आप यहाँ मत रुकिए, थोड़ी देर में मेरी दुकान भी बंद हो जाएगी। ये तो बड़ा दुष्ट व्यक्ति है, पता नहीं कैसे आपकी मदद कर रहा है। यहाँ सभी उससे बहुत डरते हैं। वह लगातार एक ही बात तोते की तरह रट रहा था। आप बच्चों को लेकर जाइए, मत रुकिए। चाय की दुकान पर बैठे अन्य लोगों ने भी सहमति से सिर हिलाया और बताया कि वह व्यक्ति वहाँ का कुख्यात अपराधी है। मैं घबरा गई। मुझे याद आया कि मेरे काफी गहने भी साथ हैं, क्योंकि मैं एक विवाह में शामिल होने गई थी। मैंने अपने पति को सारी बात बताने की कोशिश की, पर वह अनजान व्यक्ति लगातार मेरे पति के साथ बना रहा। वह मुझे अकेले में बात करने का अवसर नहीं दे रहा था। मुझे परेशान देख उस अजनबी ने मुझे समझाते हुए कहा, दीदी आप घबराइए मत, हम हैं ना, भय की बात नहीं है। हमारे रहते आपको कोई परेशान नहीं कर सकता। वह हमें रोकने का जितना प्रयास कर रहा था, मन में उतना ही डर बढ़ता जा रहा था। उसकी मीठी मीठी बातों के पीछे षड्यंत्र नजर आ रहा था। मैंने किसी तरह अवसर निकालकर अपने पति को सब बातें बताई, पर वहाँ से जाने का कोई साधन नहीं था। अब क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंधेरा होना शुरू हो चुका था। तभी एक बस आती नजर आई। ग्रामीणों ने बताया कि बस यहाँ नहीं रुकती है। घबराहटवश
मैं बीच सड़क पर खड़ी हो गई। बस को रोकने के लिए हाथ हिलाने लगी। बस रुक गई। बस वाले ने मेरी परेशानी और बच्चों को देखकर हमें बिठा लिया। वह अजनबी लगभग गिड़गिड़ाने लगा। दीदी जी, मैं जल्दी ही कार बना दूंगा, अब मत जाइए। वह मेरे पति का हाथ पकड़कर अनुरोध करने लगा। कुछ सोचते हुए मेरे पति ने मुझे दोनों पेचियों के साथ बस में बैठा दिया और मेरे रेजरों का सूटकेस भी साथ दे दिया। वे स्वयं वहाँ रुक गए। मेरा दिल आशंकाओं से भर गया, पर उन्होंने आश्वासन देते हुए मुझे भेज दिया। घर पहुंचकर मैंने कारखाना फोन किया, यानी कार सर्विसिंग। दरअसल उस दिन सुबह ही हमारी कार वहां से धुल कर आई थी। पता चला कार सर्विसिंग वालों की भूल से ये दुर्घटना हुई थी। कार के चक्कों के नट बोल्ट उन्होंने लगाए तो थे, पर औजार से कसे नहीं थे। कार सर्विसिंग के मालिक ने अपनी गलती मानी। तुरंत ही कार सर्विसिंग वालों ने एक कार और कुछ मैकेनिकों को हमारे यहाँ भेजा, जिससे वे मेरे पति और मेरी खराब कार को सुधार कर वापस ला सके। कार सर्विसिंग के लोग मुझसे कार खराब होने की जगह को समझ ही रहे थे। तभी मैंने देखा मेरे पति मेरे अपनी कार को लेकर आ पहुँचे थे। मैं हैरान थी। उन्होंने बताया कि बड़ी मेहनत से उस व्यक्ति ने कार ठीक की। कार के रिम को सड़क से ऊपर उठाने और चक्के को सही जगह पर लगाने में उससे बड़ी कठिनाई हुई थी, पर वह लगातार मेरे अकेले लौटने का अफसोस कर रहा था। मैं इस घटना और उस अजनबी को आज भी भूल नहीं पाती हूँ। कौन था वो अजनबी? वह मुझे दीदी दीदी बुलाता रहा, पर घबराहट और जल्दबाजी में मैंने अपने अनाम भाई का नाम तक नहीं पूछा। क्या ऐसे अजनबी को बुलाया जा सकता है? मैं आज भी इस घटना को याद कर सोच में पड़ जाती हूँ। क्यों कभी एक अपराधी भी मददगार बन जाता है? उस दिन मैंने मान लिया कि बुरे से बुरे इंसान में भी एक अच्छा दिल होता है। ऐसे में मेरी नजरें ऊपर उठ जाती हैं और हाथ नमन की मुद्रा में जुड़ जाते हैं। जरूर कोई अदृश्य शक्ति हमारी रक्षा करती है। हम उसे चाहे जिस नाम से याद करें, ईश्वर, अल्लाह या क्राइस्ट। ऐसी ही चौंकाने वाली सच्ची हिंदी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। प्लीज़ न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई भी अनुभव या ऐसी सच्ची कहानी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर करें।